दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वन टाइम स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज एक नया टाइम बॉम्ब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। ये एजीआर की तरह ही है, पर काफी सारे मेरे दर्शक जिनके मैं कमेंट्स देख रहा था वो उनका मानना है कि कुछ होने वाला नहीं है, ये मैनेज कर लेगी डीओटी। पर दोस्तों आज का वीडियो जो है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। मैं आपको पूरा हिस्ट्री बताने वाला हूं कि ये वन टाइम स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज किस तरह से बना और जो कॉन्ट्रडिक्शन है डीओटी के पोजीशन में वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और ये भी मैं बताऊंगा कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, खासकर सरकार, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को जब वो वेग रखती है और उसके अंदर में बहुत सारे क्लॉजेस लगा देती है कि सरकार चाहे तो इसको चेंज कर सकती है, सरकार चाहे तो ये कर सकती है, उस कारण से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट की सैंटिटी जो है वो खत्म हो जाती है। इसका मतलब वन साइडेड डिसीजन जब लिया जाते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि हाइंडसाइड में पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि ज्यादा जब दिमाग लगाते हैं हम और हम जो है हर छोटी छोटी चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, वहां पे होता क्या है कि अगर आप होलिस्टिकली देखें तो नुकसान हो जाता है। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है डीओटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, तो कई सारे दर्शकों को लगा था कि ये तो बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है कि वो डीओटी जो है वो ऑपरेटर्स को हेल्प करने की कोशिश कर रही है, वोडाफोन आइडिया को तो चैलेंज करके नुकसान करना चाहती है क्या। क्योंकि अल्टीमेटली यू विल फाइंड दैट कि एजीआर के अंदर में चैलेंज करके ड्यूटी फंस गई थी और उनको लग रहा था कि किसी तरह से निकलो, और बड़ी मुश्किल से निकले थे वो। तो ये जो चैलेंज करने का जो ये प्रोसेस है, दिस इज एन एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। ये न चाहते हुए भी आपको चैलेंज करना पड़ता है, बिकॉज द पॉलिसी मेकिंग इज नॉट ए शॉर्ट विंडो पीरियड डिसीजन, द डिसीजन एक्चुअली स्पैन्स ओवर डिकेड्स। तो किसी एक ऑफिसर ने अगर डिसीजन ले लिया कि भाई मेरे को चैलेंज नहीं करना, he will question his own credibility and people will have allegation against him कि उसके बाद allegation कि ये जो है influenced है and trying to help a corporate, इसलिए वो चाह के भी वो मतलब चैलेंज ना भी करना चाहे उनको चैलेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ ए बैड स्पेक्ट्रम पॉलिसी, और कोई भी स्पेक्ट्रम पॉलिसी बैड हो, चाहे मतलब स्पेक्ट्रम पॉलिसी हो चाहे कोई भी और पॉलिसी हो, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हर चार डायरेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी रखना, जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव को पूरी की पूरा जो वो मिले, मतलब पूरा रूम मिले प्ले करने के लिए, वो कितना ज्यादा घातक हो जाता है कि इन्वेस्टर के लिए इतनी अनसर्टेनिटी हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि इसके ऊपर सिर्फ सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज लॉबिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो पॉलिसीज होती हैं वो तो या तो जो है एग्जीक्यूटिव चाहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी रहे, जिससे कि उनका जो जो परसेप्शन है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पर ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है और भी रीजन के कारण जो है वो रखा जाता है फॉर द लॉबिंग विच एक्चुअली एक्ट्स एंड मेक्स द पॉलिसी मेकिंग ए वेरी इंक्रीमेंटल एंड ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है पूरा वीडियो का मेरा शीर्षक है, कईयों को नहीं पता होगा कि दिस इज एन 80,000 करोड़ लीगल बॉम्ब। ये जो छोटा अमाउंट नहीं है। अगर ड्यूटी जीत जाती है तो एयरटेल एंड वोडाफोन को 80,000 के ऊपर का फटका लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो अभी जो 15,208 करोड़ का डिमांड था, बोथ वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल इंक्लूडेड, ये 80,000 करोड़ कैसे पहुंच गया, है ना। ये भी तो सोचने वाली बात है। वो इसलिए पहुंचा दोस्तों, ये जो डिमांड था 15,208 करोड़ का, ये 2013 का डिमांड था। उसके बाद में जो इंटरेस्ट लगा वो 16% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। ये किसी ने देखा नहीं, 16%, नॉट द 8% विच वॉज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एजीआर। इस कारण से 2013 का 15,000 करोड़ 2016 आते आते 80,273 करोड़ हो गया। अब ये जो इंटरेस्ट है, दिस इंटरेस्ट इज एक्चुअली एस्केलेटिंग दिस नंबर। जितना देर होगा, अगर मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर 2-3 साल और लगाती है ना, और ये 15,000 करोड़ के प्रिंसिपल के ऊपर डिसीजन होता है और इसका एक परसेंटेज भी जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है, तो देखिए कितना बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। वो टीडी सैट का जो नंबर है वो आज FY26 में वो है 22,732 करोड़, है ना। तो टीडी सैट वो हैड टेकन ए वेरी कंजर्वेटिव पोजीशन।
और हाई कोर्ट ने तो जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन लिया था, तो उसका जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पोजीशन था हाई कोर्ट का। पर टीडी सैट का एक्चुअली इफ यू लुक एट टीडी सैट जजमेंट, लीगली यू कैन से कि डिफेंसिबल है ना। तभी तो जो है बोथ वोडाफोन आइडिया एज वेल एज एयरटेल ने अपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर में कंटिजेंसी रखा हुआ है और प्रोविजंस बनाए हुए हैं एज पर द टीडी सैट जजमेंट, है ना। तो देखते हैं कि आगे इस वीडियो में क्या क्या चीज मैं कवर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ओटीएससी कहां से आया, शिवराज पाटिल का जो जजमेंट, जो उनका जो रिपोर्ट है वो कब आया और क्या उन्होंने फाइंडिंग क्या थी, सब्सक्राइबर लिंक एलोकेशन का जो सिस्टम है वो क्यों बना और उसके अंदर क्या खामियां थी, एजीआर गवर्नमेंट का, अब गवर्नमेंट ने एजीआर के ऊपर में एक स्टैंड लिया था और सब्सक्राइबर बेस क्राइटेरिया में कोई स्टैंड लिया, दोनों में क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, क्या पैराडॉक्स है, टीडी सैट का मिडिल पाथ क्या था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट क्यों किया सरकार का क्लेम, और सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या ऑप्शंस हैं और क्या रिस्क जो है ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर में क्या रिस्क जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अगर किसी एक तरफ आ गया तो। अच्छा दोस्तों, ओटीएससी क्या है? OTSC one-time spectrum charge. It emanated from all the confusion in policy making. अब पॉलिसी मेकिंग इतना कंफ्यूजिंग था कि आप सोचेंगे कि मतलब आप पागल हो जाएंगे। जब मैं इसका जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूं, इतनी बार पढ़ चुका हूं, इतने डॉक्यूमेंट्स खंगाल चुका हूं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूं। आप सोचिए जो है कोई नॉर्मल आदमी इसको कैसे जो है विजुलाइज कर सकता है। पर मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। There are two compartments to this charge. पहला पास पीरियड चार्ज, एक तो है प्रोस्पेक्टिव चार्ज। इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। एक है स्पेक्ट्रम बियॉन्ड 6.2 टिल 10 मेगाहर्ट्ज, मतलब 0 to 6.2 एंड फ्रॉम बियॉन्ड 6.2, जो ये वाला पॉइंट मैं बता रहा था, इसको कैसे प्राइस करना है। और एक स्पेक्ट्रम बियॉन्ड 4.2 to 10 मेगाहर्ट्ज, इसको कैसे प्राइस करना है। जो स्पेक्ट्रम बियॉन्ड 6.2 है उसका प्राइसिंग जो होगा फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2012 किस तरह से होगा? 2001 का एंट्री फ्री बेंचमार्क, मतलब 2001 में जो ऑक्शन हुआ था, जो प्राइस डिस्कवरी हुआ था, उसको इंडेक्स करेंगे एसबीआई पीएलआर से और प्राइस कर देंगे। ये तो एक हो गया, मतलब फ्रॉम 1 जुलाई 2008 से लेकर 31 दिसंबर 2012 तक। और जो बियॉन्ड 4.4 होगा वो प्राइस होगा फ्रॉम 1 जनवरी 2013 से, किस तरह से? 2012 के ऑक्शन प्राइस और प्रोरेटा, कि जब तक लाइसेंस एक्सपायर नहीं होता। तो डिफरेंट थ्रेशोल्ड, डिफरेंट पीरियड, डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड। तो ये है। अब ये क्यों है ये मैं कोशिश करूंगा समझाने के लिए। पर ये डिसीजन कब आया? ये आया 2012 के कैबिनेट डिसीजन में, जो मैं आपको इसकी झलक मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कैबिनेट डिसीजन है आपका, ये देखिए 8 नवंबर 2012। इसके अंदर में सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं सर्च करके गूगल में जाके। अच्छा, आगे चलते हैं। तो क्या 2012 का कैबिनेट जो डिसीजन ने क्या चॉइस ऑपरेटर के सामने रखा? जब कैबिनेट का जो डिसीजन आया था, इट केम अंडर द क्लाउड ऑफ द 2G स्कैम। आपको पता ही होगा 2G स्कैम के बाद में सब जो है सारे मिनिस्टर्स और सारे ब्यूरोक्रेट्स घबरा गए थे, भैया हमने तो स्पेक्ट्रम फ्री दे दिया, और जो छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस वो करते जा रहे थे। If you look at the Shivraj Patil committee report, you will find that फाइल के जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिलीज किए थे, तो मैंने उसको पूरा डाउनलोड कर लिया था। तो फाइल की नोटिंग देख के आप हैरान रह जाएंगे कि कितना कंफ्यूजिंग था और कितने इंक्रीमेंटल चेंजेस जो है वो कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर। तो पहले तो समझ लेते हैं कि 2012 का कैबिनेट ने क्या चॉइसेस ऑपरेटर्स को दिए। उन्होंने कहा देखिए हमने जो किया हमारी गलती है, वो माने, क्योंकि शिवराज पाटिल की रिपोर्ट में कहा था सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन है स्पेक्ट्रम प्राइसिंग का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रोसीजर फॉलो नहीं किए। जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, टीआरए को कंसल्ट करना चाहिए, कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए गलती तो हुई है, और ऑपरेटर्स को भी मान के चल, गवर्नमेंट ने देखा कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसके अंदर में जो कमिटमेंट था, कॉन्ट्रैक्चुअली जो लाइसेंस कमिटमेंट था, वो भी जो है ऑपरेटर सेंट्रिक नहीं था, मतलब जितना देना चाहिए था वो लाइसेंस में इंक्लूडेड नहीं था। तो ये बोलने लग गए कि देखिए लाइसेंस में तो जो कंडीशंस अवेलेबल है, और हमने आपको बोला भी था जब स्पेक्ट्रम देंगे कि भाई हम स्पेक्ट्रम को रीप्राइस करेंगे, लेटर भी लिखे हुए थे 2008 में, जो लाइसेंस जो एलोकेट हुए थे
उसमें सरकार ने लेटर लिखा था, TDSAT के जजमेंट में है कि हम स्पेक्ट्रम तो दे रहे हैं, बाद में इसका प्राइसिंग पैसा अगर कुछ चेंज होगा आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लेटर सरकार लिखती है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में कि दे रहे हैं, अगर ऑक्शन होता है तो ऑक्शन डिटरमाइंड प्राइसेस देना पड़ेगा। तो मतलब बिजनेस इज दे आर वंडरिंग कि क्या होने वाला है बाद में, है ना। तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं इतने ज्यादा कैवियट के साथ में, दीज क्रिएट्स दिस कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे AGR में हुआ था। तो यहां पे कैबिनेट ने क्या किया, दो चौर बोले आप देखिए, आप स्पेक्ट्रम देखिए, हमने डिसीजन ले लिया कि स्पेक्ट्रम को प्राइस करना है, किस तरह से प्राइस करना है, जो मैंने आपको बताया था, देखिए इस पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन है ना। उन्होंने बोला भाई कैसे प्राइस होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहां पे। और उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप चाहें तो आप स्पेक्ट्रम को सरेंडर कर दीजिए, ये देखिए ऑप्शन टू सरेंडर स्पेक्ट्रम बियॉन्ड 6, फिर आपको नहीं पे करना है, सरेंडर कर दो। और अगर आपको पे करना है तो आपके पास में ऑप्शन भी देते हैं कि आप पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में करिए एट 9.75% इंटरेस्ट। तो इन्होंने ये बोल दिया, ऑप्शन 1 सरेंडर, ऑप्शन 2 रिटेन और पे एज पर 9.5% इंटरेस्ट फाइनेंसिंग रेट। तो ये उन्होंने बोल दिया, है ना। अब क्या हुआ दोस्तों, हिस्ट्री में चलते हैं थोड़ा सा कि ये कहानी शुरू कैसे हुई, और ये जो प्रॉब्लम जो उन्होंने 2012 में कैबिनेट ने सॉल्व किया थ्रू दिस PIV रिलीज, उनको ये करना क्यों पड़ा, Why did they force to take this decision? वो बहुत जरूरी है समझना पूरे मुद्दे को जो है, मतलब अप्रिशिएट करने के लिए। अब क्या हुआ दोस्तों कि NTP 99 में टेलीकॉम का पॉलिसी में एक मेजर बदलाव आया। ये आया क्यों, ये इसलिए आया क्योंकि NTP 99 के पहले जो ऑपरेटर्स जो ऑपरेट कर रहे थे, उनका जो ओवरऑल बिजनेस था वो कोलैप्स करने लग गया था बिकॉज ऑफ फॉल्टी ऑक्शन डिजाइन। उसके पीछे भी जो है सरकारी रिस्पॉन्सिबल थी, और वो मैं बताऊंगा नहीं क्यों, बट उसके पीछे भी सरकार रिस्पॉन्सिबल थी और पूरा बिजनेस कोलैप्स हो रहा था। तो ऑपरेटर ने बोला भाई इतने हाई लाइसेंस फी पे कर दिया हमने, और क्यों पे किया था, बिकॉज ऑक्शंस वाज स्पेकुलेटिव, मतलब कुछ अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना था। आप जो है पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, बिड करिए 80,000 करोड़, पर पेमेंट कुछ अपफ्रंट करना नहीं, तो स्पेकुलेटिव बिडिंग होने लगे। तो उन्होंने जब स्पेकुलेटिव बिडिंग किया तो सरकार के भैया भाई हम तो पे नहीं कर सकते, हमने बहुत पैसा कमिट कर दिया, आप जो है हमें कुछ रिलैक्सेशन दीजिए। उस टाइम में फिक्स लाइसेंस रेजिम वाज कन्वर्टेड टू रेवेन्यू शेयर रेजिम, और वहां पे दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हुए, एक तो जो है लाइसेंस फी विच वाज सर्टेन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, और एक स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम वाज बंडल्ड विद लाइसेंस, SUC स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज। और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज वाज इंक्रीमेंटल, मतलब अगर आपके पास में 4.4 मेगा स्पेक्ट्रम है तो इतना पे करना पड़ेगा, अगर उससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा पे करना पड़ेगा। इट वाज एन इंक्रीमेंटल बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ AGR, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, जो एडिशनल स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने बताया कि परसेंटेज, जैसे अपना अगर आपने 4.4 तो 2% ऑफ AGR, 6.2 तो मतलब 3% ऑफ AGR, और बियॉन्ड 6.2 अप टू 10 मेगाहर्ट्ज 4% ऑफ AGR, ये डिसाइड हो गया था। अब ये है आपका DOT का ऑर्डर ऑफ 1 फरवरी 2002। अब देखता हूं मेरे पास में ये ऑर्डर है कि नहीं, ये देखिए इस ऑर्डर में क्लियरली लिखा है स्पेक्ट्रम चार्ज 4% ऑफ AGR विद ऑल्सो कवर allocation of further spectrum which may become possible to allocate subject to future availability up to कितना not exceeding 10 plus 10 2 into 10 megahertz, लिखा हुआ है क्लियर। देखिए कब का ये है, 1 फरवरी 2002 का ऑर्डर है, ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है कि there was no separate auction price but you can say that spectrum was not free, right। आगे चलते हैं। अब क्या है दोस्तों, ये जो मोर सब्सक्राइबर मेड मोर स्पेक्ट्रम, अब सब्सक्राइबर का कोई डेफिनेशन नहीं था। अब सब्सक्राइबर हमने देखा होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सक्राइबर, HLR सब्सक्राइबर, VLR सब्सक्राइबर, उसके बाद में एक्टिव सब्सक्राइबर, नॉन एक्टिव सब्सक्राइबर, तो कोई डेफिनेशन नहीं था। ऑपरेटर्स वर फ्री टू डिक्लेयर व्हाटएवर सब्सक्राइबर दे वांटेड टू डिक्लेयर, तो इससे उनको एडिशनल स्पेक्ट्रम मिल जाना था, तो फुल पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्राज। बाद में उन्होंने क्या किया कि HLR को VLR में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि टाटा जो है मतलब बहुत सारे फ्री मतलब वो देने शुरू कर दिया था, मतलब देयर वर सर्टेन सब्सक्राइबर्स हु आर एक्चुअली गिविंग फ्री वॉइस, मतलब ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो उन्होंने बोला अच्छा इसमें जो है दे वांटेड टू गेट मोर स्पेक्ट्रम, तो उन्होंने VLR बेस्ड सब्सक्राइबर कर दिया था। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि दिस सब्सक्राइबर काउंट वाज ए पुअर मेजर ऑफ नेटवर्क नीड, क्योंकि इसमें एक्टिव यूजेज जैसे मैंने बताया, बिजी हुआ ट्रैफिक नहीं, कुछ BC इंटेंसिटी नहीं, मतलब कुछ भी ठीक से नहीं था, मतलब एक आर्बिट्री उन्होंने नंबर ले लिया सब्सक्राइबर बेस। अब ये सब्सक्राइबर बेस इसलिए किया था, उनके पास स्पेक्ट्रम देने के लिए नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने स्पेक्ट्रम को ऑक्शन से लिंक नहीं किया, ऑक्शन नहीं किया,
लाइसेंस से जो बंडल कर दिया, तो ऑपरेटर बोला और भी स्पेक्ट्रम दो हमको, और भी स्पेक्ट्रम। बोला ठीक है, एक क्राइटेरिया के आप इतने सब्सक्राइबर होंगे तभी स्पेक्ट्रम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इट वाज बेसिकली टू प्रिवेंट दी प्लेयर्स टू कम टू देम फॉर मोर स्पेक्ट्रम। जितने जिसके पास ज्यादा सब्सक्राइबर होगा उसी को स्पेक्ट्रम मिलेगा, बिकॉज देने के लिए स्पेक्ट्रम नहीं है, सारा स्पेक्ट्रम डिफेंस लेके बैठा हुआ था। अब क्या दोस्तों, अब देखिए मजेदार बात, एजीआर का गेमिंग अप्रोच डीओटी का और स्पेक्ट्रम एलोकेशन का अप्रोच दोनों पैराडॉक्सिकल है। कैसे? अब आपको याद होगा कि एजीआर में डीओटी ने कहा कि हम तो टोटल रेवेन्यू देखेंगे, हम रेवेन्यू को जो सेग्रीगेट करना आपको अलाउ नहीं करेंगे, नॉन टेलीकॉम वर्सेस टेलीकॉम। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे आर्बिट्राज हो जाएगा। अब सब्सक्राइबर जो क्लेम वेरिफिकेशन तो था ही नहीं, तो क्या यहां पे आर्बिट्राज नहीं हो रहा था? तो उन्होंने जब एजीआर के ऊपर में इतना बड़ा हार्ड स्टैंड लिया, तो उन्होंने इसी सब्सक्राइबर बेस्ड क्राइटेरिया को क्यों प्रमोट किया, जिसके अंदर में इतना ज्यादा मतलब फॉल्स रिपोर्टिंग और नॉन वेरिफिकेशन के रिस्क थे, क्योंकि लोग जो है सब्सक्राइबर को बड़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश कर रहे थे टू गेट मोर स्पेक्ट्रम। इट वाज डॉक्यूमेंटेड। आप जाएंगे तो आप प्रेस आर्टिकल देख सकते हैं जिसके अंदर में इसका मेंशन है। अब एक और एंगल है जो मैं आपको बता देता हूं, जिसके अंदर में ये जो सब्सक्राइबर्स क्राइटेरिया को बढ़ावा मिला। आपको याद होगा दोस्तों कि WLL कंट्रोवर्सी के अंदर में जो है, जो उस टाइम के जो रिलायंस कंपनी थी उनको एंट्री मिली थी, and that the so-called COAI called it backdoor entry. So they are very annoyed with CDMA. और CDMA ने कोर्ट के अंदर में एक सबमिशन दिया था, एफिडेविट दिया था कि CDMA is more efficient than GSM, 4-5 times more efficient. तो जब वो एंटर हो गई तो GSM ऑपरेटर्स ने बोला, उनकी जो लॉबी थी COAI ने बोला, अच्छा अब क्या है कि आपको जो है 5 गुना एफिशिएंट है, तो आपको 5 गुना कम स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। तो जीएसएम ने सब्सक्राइबर क्राइटेरिया से जीएसएम गॉट स्पेक्ट्रम विच इज 2 times, 5 गुना तो नहीं था, 2 गुना ज्यादा सीडीएमए से मिला। एंड इट वॉज इन देयर इंटरेस्ट टू परपेचुएट दिस सब्सक्राइबर क्राइटेरिया फॉर एवर टू क्रिएट द सीडीएमए एट डिसएडवांटेज। क्योंकि सब्सक्राइबर क्राइटेरिया से फायदा क्या है? इट वॉज वॉइस सेंट्रिक। तो अगर वॉइस सेंट्रिक होता तो जीएसएम को फेवर करता है, क्योंकि जीएसएम वाज नॉट डेटा सेंट्रिक टेक्नोलॉजी, सीडीएमओ को फेवर नहीं करता। तो जीएसएम का जो सीओआई लॉबी थी उनको लिए तो बहुत अच्छा था, उन्होंने कभी भी ऑक्शन को प्रमोट नहीं किया। आपको याद होगा रतन टाटा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो 3G स्पेक्ट्रम के लिए 1500 करोड़ रुपए देने को तैयार है। उस टाइम में सुनील मित्तल जी ने कहा था कि रतन टाटा जी के पास ज्यादा पैसा है तो वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा देना। तो वो नेवर वांटेड टू प्रमोट ऑक्शन। तो दैट वाज द रीजन व्हाई द ऑपरेटर्स लव्ड सब्सक्राइबर बेस्ड क्राइटेरिया, है ना, और एडिशनल स्पेक्ट्रम विद पेइंग एडिशनल रेवेन्यू। सो दिस एक्चुअली वाज फेवरिंग द ऑपरेटर्स टू किल द सीडीएमए टेक्नोलॉजी, है ना। अब पाटिल जी आए, क्योंकि जब वो सूजी स्कैम हुआ तो पाटिल जी ने कहा, मतलब जस्टिस पाटिल, उन्होंने कहा कि भैया देखिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा मिसमैनेज्ड है। उन्होंने कहा कि नो रिलायबल सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन, मिस टीआरए स्क्रूटनी, जो पॉलिसी डिसीजन में टीआरए का मदद नहीं ली गई, इनएडिक्वेट डब्ल्यूपीसी इनपुट, नो टेलीकॉम कमीशन कंसिडरेशन एंड क्राइटेरिया वाज नॉट प्रॉपर्ली पब्लिश्ड। तो ये सारा का सारा प्रोसेस इज नॉट एज पर द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक्यूरेट नहीं है, बहुत सारे फ्लॉज हुए हैं। तो रिपोर्ट एक्सप्लेन ए गवर्नेंस फेलियर एंड इट डिड नॉट क्रिएट ए लायबिलिटी। लायबिलिटी तो वो कैबिनेट डिसीजन आया था 2012 का आया था, जब उन्होंने देखा कि सब कुछ गलत हो रहा है और हमने ऑपरेटर को फ्री स्पेक्ट्रम दे दिया है, तो उन्होंने बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज अ पब्लिक परसेप्शन। देयरफॉर DOT क्रिएटेड दिस OTSC इन 2012। 2G कंट्रोवर्सी, पब्लिक ट्रस्ट प्रेशर, ऑक्शन प्राइस डिस्कवरी। तब देखा भी ऑक्शन तो भैया 3G ऑक्शन वेंट विद सो हाई एंड देन द CAG केम आउट विद अ रिपोर्ट ऑफ 1.76 लाख करोड़ ऑफ लॉस। और उन्होंने क्या किया है कि जो ऑक्शन स्पेक्ट्रम एंड नॉन ऑक्शन स्पेक्ट्रम को क्लब करके एक बकेट बना दिया और उस पर लिंक कर दिया कि आपके पास में जितना स्पेक्ट्रम अवेलेबल है ऑक्शन प्लस नॉन ऑक्शन, उस पे आपको जो है SUC देना पड़ेगा। तो इस कारण से क्या हुआ कि इट गॉट कंप्लीटली मेस्ड अप। तो DOT ने देखा भी पुराना पॉलिसी और नया जो ऑक्शन बेस्ड पॉलिसी मैच नहीं कर रहा है। तो जिनको स्पेक्ट्रम सब्सक्राइबर बेस्ड क्राइटेरिया से मिला और जिनको ऑक्शन से मिला, दे आर नॉट इन लेवल प्लेइंग कंडीशन। तो उनको ये क्रिएट करना पड़ा OTSC इन ऑर्डर टू क्रिएट ए लेवल प्लेइंग कंडीशन। तो DOT का स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल केस क्या है? स्पेक्ट्रम इज ए स्केर्स पब्लिक रिसोर्स, नो ऑटोमेटिक राइट। हमको
लाइसेंस के अंदर में 6.2 के ऊपर में कोई लाइट अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर थे, यूसेज चार्ज इज नॉट एक्विजिशन प्राइस, है ना, लाइसेंस। और वो उन्होंने लिखा, जैसे मैंने बताया ना, उनका हमेशा लिखा रहता है कि अगर मैं चाहूं तो इसको चेंज कर सकता हूं इन पब्लिक इंटरेस्ट, जबकि पब्लिक इंटरेस्ट कोई सर्व नहीं होता इन हाइंडसाइट। और कुछ लेटर्स भी थे, टीडी सेट जजमेंट में जाएंगे तो कुछ लेटर्स भी थे जिसमें कहा गया था कि भाई फ्यूचर स्पेक्ट्रम को हम प्राइस करें, भले ही हमने 6.2 के ऊपर स्पेक्ट्रम दिया है आपको, हमारे पास में पूरा लिवरेज है कि फ्यूचर में जो प्राइस होगा आपको देना पड़ेगा। और 2012 में उनको कहा था ऑपरेटर्स को, भाई सरेंडर कर दो भैया, नहीं चाहिए तो, है ना। तो दीज पावर्स ऑथराइज देम टू होल्ड स्पेक्ट्रम। अच्छा, द ऑपरेटर्स का स्ट्रॉन्गर डिफेंस ये है कि भैया देखो, आपने दिया, हमने लिया है, हमने एजीआर भी ज्यादा पे किया, ज्यादा स्पेक्ट्रम मिला तो ज्यादा परसेंटेज पे किया, नेटवर्क इन्वेस्टमेंट किया, और हाइंडसाइट में आप कहो कि भैया स्पेक्ट्रम सरेंडर कर दो, हमारे बिजनेस कंटिन्यूटी का क्या होगा। तो ये उनका था। तो इसी को बेसिस बनाया हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एंटिटीज। आप वन साइडेड इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, इतना ज्यादा चेंजेस आप वन साइडेड नहीं कर सकते पब्लिक इंटरेस्ट को बेस मान के। आपको दोनों पार्टी को साथ में बैठ के कॉन्ट्रैक्चुअली चेंज करना पड़ेगा। यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। ये जो जब सरकार के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लिवरेज इज ऑन द पार्टी हु इज साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, हु इज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, उसका लिवरेज बहुत कम होता है। और इस चक्कर में ये सारे प्रॉब्लम्स जो है आप देखते हैं, जो आपके सामने दिखाई देते हैं। टीडी सैट ने एक मिडिल ग्राउंड लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, लाइसेंस भी लिखा हुआ है 6.2 के ऊपर नई स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, तो 6.2 के ऊपर में आप प्राइस करा दो, सिंपल, है ना। और प्रोस्पेक्टिव जो है चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है, ये उन्होंने टीडी सेट ने कहा। टीडी सेट के कारण मैंने आपको बताया था, वो जो है डिमांड 80,000 करोड़ से 22,000 करोड़ पे आ गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर है। उन्होंने ये सब जो है सरकार का चेंजेस वगैरह को कहा कि भाई देखिए, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, आप इतना आर्बिट्री चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। तो उन्होंने जो है, मैं आपको बहुत हाई लेवल बता रहा हूं, बहुत भी नुआंसेस होंगे इसके अंदर में, तो उन्होंने कहा कि ऐसे हाई लेवल चेंजेस नहीं कर सकते। डीओटी कह रहा भाई कॉन्ट्रैक्ट में तो जो है लिखा हुआ है कि 6.2 के ऊपर नहीं दे सकते, तो सरकार कह रही कि भाई 6.2 के ऊपर तो नहीं दे सकते, बट आप इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है ऐसे आर्बिट्रली रिलीज नहीं कर सकते, है ना। आप देखिए भाई, देयर इज नो अमेंडमेंट, और आपने अमेंडमेंट नहीं किया लाइसेंस को। स्पेक्ट्रम वाज वर्चुअली नॉट फ्री, क्योंकि आपको परसेंटेज एजीआर देना पड़े। आप कैसे कह सकते हैं स्पेक्ट्रम फ्री है? एग्जीक्यूटिव पॉलिसी कैन नॉट क्रिएट पास लायबिलिटी, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो वन डिस्प्यूट 3 लीगल लाइन। डीओटी का आपको समझ में आ गया, जो मैंने पहले बताया था। टीडी सैट ने बोला अप टू 6.2 कुछ नहीं देना है, बियॉन्ड दैट आपको देना पड़ेगा। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है, आपकी जो चेंजेस की इनवैलिड है, तो आपका सारा डिमांड डज नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि देखिए, फाइनेंशियल स्टेक क्या है टीडी सेट फॉर्मूला के हिसाब से 22,731.32 करोड़। अगर फुल डीओटी डिमांड कर लिया जाए तो 80,273 करोड़, ठीक है ना। अब इसमें एयरटेल का कितना है? 13,000 करोड़ यहां पे, वोडाफोन का 8,786 करोड़। और यहां पे क्या होगा कि एयरटेल का होगा 65,000 करोड़, वोडाफोन का होगा 15,000 करोड़। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट का माने तो सारा का सारा डिमांड क्वाश हो जाएगा। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ले लीजिए, देखिएगा कि रिस्क कहां पे कितना है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर टीडी सैट के हिसाब से जाते हैं तो ये होगा, अगर पूरा जाते हैं तो बहुत ज्यादा लाइबिलिटी, और जितना देर होगा उतना 16% से बढ़ता चले जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 9.75% और 16%। 9.75% डीओटी ने 2012 में कहा था कि आप स्पेक्ट्रम जो है के पैसे दे दीजिए, और आप बाद में 9.75 से दे दीजिए। अब इसको उन्होंने उठा के 16% से चार्ज किया, पेनल्टी और लगा दिया उन्होंने, इसीलिए वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता चले जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या ऑल्टरनेटिव है? आपने देखा एजीआर में कितना ज्यादा मतलब कंजर्वेटिव व्यू लिया था डीओटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, इन फेवर ऑफ डीओटी। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इन फेवर ऑफ डीओटी लेगी? अगर लेती है तो ये देखिए, ये हाल होने वाला है, 80,000 करोड़ का फटका लग जाएगा। अगर टीडी सैट का जजमेंट को बरकरार रखती है तो वोडाफोन को 8,700 करोड़ का फटका लगेगा, और एयरटेल को लगेगा 13-14,000 करोड़ का। तो देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट आफ्टर हैविंग टेकन सच ए हार्ड डिसीजन ऑन एजीआर इस मामले में क्या करती, जिसके अंदर में सारे नुआंसेस लगभग एजीआर की तरह ही हैं। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एजीआर। सो लोगों का कहना कि देखिए सुप्रीम कोर्ट इसको स्क्वैश कर देगी और हाई कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखेगी, मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से कहना जो है गलत होगा,
क्योंकि हमने एजीआर पे देख लिया है सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से उन्होंने डिसीजन दिए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लीगल टर्म्स में जाती है, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे है। तो ये जो रिस्क है वो रियल रिस्क है, आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, पर मेरे पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था इसको छोटा करने का। इट्स ए बैड पॉलिसी क्रिएट्स लिटिगेशन, नॉट पब्लिक वैल्यू। तो ये जो कहना है एग्जीक्यूटिव का, भाई हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन ले सकते हैं, ये जो है ना, ये अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा policies are made in a vague manner in order to promote executive to take action in public interest, this actually dismantles value. वैल्यू का जो पूरा सत्यानाश इसी कारण से होता है। जितना क्लियर पॉलिसीज होंगे, रेगुलेशन जितना विजनरी होगा, उतना ज्यादा बिजनेसेस प्रमोट हो सकते हैं। इंडिया के अंदर में बिजनेस इसलिए जो है डरती है सरकार से डील करने में, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मिड वे रूल्स विल गेट चेंज और हमारा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है विल गो डाउन द ड्रेन। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।